हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हम सॉल्व कर रहे हैं सोशोलॉजी से रिलेटेड कुछ न्यू क्वेश्चंस को और उसकी एक सीरीज चल रही है। उसी सीरीज़ का एक नेक्स्ट पार्ट है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लैंगिक यानी जेंडर के प्रकारवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रस्तावक कौन है? फंक्शनल थ्योरी ऑफ जेंडर, इसके प्रमुख प्रस्तावक कौन है? ऑप्शन में है कैथरीन बी बॉर्ड, जेनेट सेफिस, मिरियम जॉनसन या फिर हेलन केलर। तो जेंडर से रिलेटेड जो फंक्शनल थियरी है उसके प्रमुख प्रस्तावक के तौर पर माने जाते हैं एम जॉनसन, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है ये आपका यहाँ पर सही होना चाहिए। एम जॉनसन, फंक्शनल थियरी ऑफ जेंडर। अगला प्रश्न देखेंगे, रेडिकल नारीवाद निम्न में से किन विश्वासों पर आधारित नहीं है? मतलब कौन कौन सी चीज़ें वो मानता है और इसमें से कौन एक चीज़ है जो वो नहीं मानता है। तो महिलाएं महिलाओं के रूप में पूर्ण सकारात्मक मूल्य रखती हैं, ठीक है। पितृसत्ता की व्यवस्था द्वारा केवल अश्वेत महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है। पितृसत्ता असमानता की सबसे व्यापक व्यवस्था बनी हुई है। पितृसत्ता को तो ये बिल्कुल मानते हैं कि पितृसत्ता की वजह से ही असमानता बनी हुई है और जेंडर जो शोषण हो रहा है महिलाओं का, तो वो चीज़। और फोर्थ है, स्त्री चेतना पर पुनः कार्य करके पितृसत्ता को हराया जा सकता है। मतलब स्त्रियों में अगर चेतना आ जाए तो हम पैट्रियार्की को हरा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रेडिकल नारीवाद मानता है। बट सेकेंड ऑप्शन जो है कि पितृसत्ता की व्यवस्था केवल अश्वेत महिलाओं पर, तो ऐसा नहीं है। वो सभी महिलाओं की बात करता है, मतलब महिलाओं की बात करता है। केवल अश्वेत महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है ऐसा नहीं मानता है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन जो है ये आधारित विश्वासों पर आधारित इस पर नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से ये किसका मत है? अनेक बार शासक वर्ग समुदाय की अधिकतम उपादेयता की समस्या एवं समुदाय के लिए अधिकतम उपादेयता की समस्या में भ्रम को उपस्थित करता है। इंग्लिश में आप चाहें तो इसको क्वेश्चन को देख लें, क्योंकि कई बार हिंदी में नहीं समझ आता है। ऑप्शन है ग्रामसी, मार्क्स, मार्क्यूज एंड परेटो। इंग्लिश में हम क्वेश्चन को देखेंगे तो एक स्टेटमेंट है, द रूलिंग क्लास ऑफन टाइम सो ए कन्फ्यूजन ऑफ ए प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमम यूटिलिटी ऑफ कम्युनिटी एंड ए प्रॉब्लम ऑफ मैक्सिमम यूटिलिटी फॉर द कम्युनिटी। रूलिंग क्लास की बात हो रही है, मैक्सिमम यूटिलिटी मैक्सिमम यूटिलिटी फॉर द कम्युनिटी की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो कथन है ये संबंधित है आपके विल्फ्रेडो परेटो से। फोर्थ ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, निजित्व भी राजनीति है का विचार नारीवाद की किस लहर में उभरा? मतलब द पर्सनल इज ऑल्सो पॉलिटिकल। पहले क्या कहा जाता था कि किसी का जो निजी जीवन है उस पर हम बात नहीं कर सकते हैं, उसमें कुछ हो रहा है तो उस पर हम बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर नारीवाद की एक लहर आई जिसमें माना गया कि द पर्सनल इज ऑल्सो पॉलिटिकल। तो ये किस लहर में बताया गया? फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव या फिर फोर्थ वेव? तो निजित्व भी राजनीति है ये माना गया आपके सेकेंड वेव में। जो नारीवाद की सेकेंड वेव या दूसरी लहर आई उसमें कहा गया कि पर्सनल इज ऑल्सो पॉलिटिकल। तो सेकेंड वेव यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर संरचनाकरण होगा। संरचनीकरण लिख गया है, तो संरचनाकरण सिद्धांत के अंतर्गत, संरचनाकरण सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति को किस रूप में देखा जाता है? सामाजिक बलों का निष्क्रिय उत्पाद, स्वायत्त एवं स्वतंत्रकर्ता, सामाजिक व्यवस्था के लिए अप्रासंगिक या फिर पूंजीवाद से पीड़ित। तो पहले तो जानिए कि संरचनाकरण सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था आपके एंथनी गिडेंस ने, ठीक है। और गिडेंस ने संरचनाकरण सिद्धांत में बताया कि जो व्यक्ति है वो स्वायत्त एवं स्वतंत्र करता है। क्या है वो? ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट एक्टर्स हैं, ऐसा माना था स्ट्रक्चरेशन थियरी में। किसने? एंथनी गिडेंस ने। तो सेकंड जो ऑप्शन है आपका स्वायत्त एवं स्वतंत्रकर्ता, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से ये किसका मत है कि अभिकरण यानी कि एजेंसी और संरचना यानी कि स्ट्रक्चर एक द्वैत है? यहाँ पर डुअलिटी की बात हो रही है, एजेंसी और स्ट्रक्चर की बात हो रही है। ऑप्शन में है मर्टन, गिडिंग्स, पार्सन्स और कूले। तो अभी मैं बता रही थी स्ट्रक्चरेशन थियरी में
तो स्ट्रक्चरेशन थियरी दी थी आपके एंथनी गिडिंग्स ने, और उन्होंने कहा था कि जो स्ट्रक्चरेशन में जो डुअलिज्म की बात होती है, तो डुअलिज्म की जगह पे उन्होंने डुअलिटी शब्द यूज़ किया था और बताया था कि एजेंसी एंड स्ट्रक्चर ये एक द्वैत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कथन जो है ये एंथनी गिडिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, नारीवाद की कौन सी लहर कानूनी अधिकारों एवं लैंगिक समानता सहित मताधिकार की लड़ाई से जुड़ी हुई है? पहली लहर, दूसरी, तीसरी या फिर चौथी लहर? तो यहाँ पर बात हो रही है लीगल राइट्स की और जेंडर इक्वलिटी की। तो जेंडर इक्वलिटी और लीगल राइट्स ये बात करी गई थी पहली लहर में, जिसको थोड़ा सा उदारवादी नारीवादी के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा उदारवादी नारीवाद का प्रभाव रहा है और यहाँ पर कानूनी अधिकारों की बात की गई कि उनको वोटिंग के अधिकार दिए जाएं और जो भी समान अधिकार हैं कानूनी तौर पर उनको समान तौर पर देखा जाए। तो पहली लहर में ये सब बात हुई है। सेकेंड वेव में क्या है? पर्सनल इज ऑल्सो पॉलिटिकल। अगला देखेंगे, निम्न में से कौन संरचनावादी नहीं है? फर्डिनेंड डी सॉसरे, क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस, लुइस अल्थीजर या फिर जॉर्ज होमस? तो इसमें से कौन सा है जो कि स्ट्रक्चरलिस्ट नहीं है? तो सॉसरे को आप स्ट्रक्चरलिस्ट कहेंगे, क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस को स्ट्रक्चरलिस्ट कहेंगे, अल्थीजर ने भी कहीं ना कहीं इससे ये जुड़े हुए हैं, लेकिन फोर्थ ऑप्शन जो आपका है जॉर्ज होमस विनिमय सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, तो ये संरचनावादी नहीं है। तो ये किससे हैं? एक्सचेंज थियरी से या फिर विनिमय सिद्धांत से। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के साथ वृत्तांत ज्ञान की अस्वीकृति का विचार जुड़ा हुआ है? उत्तर आधुनिकता, आधुनिकतावाद, पारंपरिकवाद या फिर संरचनाकरण? तो वृत्तांत ज्ञान को इंग्लिश में हम बोलते हैं नरेटिव नॉलेज। तो रिजेक्शन ऑफ नरेटिव नॉलेज ये किससे एसोसिएटेड है? तो ग्रैंड नरेटिव को रिजेक्ट किया गया था आपके पोस्ट मॉडर्निज्म में। जो आपके गहन वृत्तांत ज्ञान थे उनको अस्वीकार किया गया था उत्तर आधुनिकतावाद में। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तर आधुनिक समाज का कौन सा तत्व फ्रेडरिक जेमेसन द्वारा नहीं दिया गया है? ऑप्शन में है गहराई एवं गहरे अंतर्निहित अर्थ उत्तर आधुनिक समाज की विशेषता है, भावनाओं अथवा आवेगों की कमी उत्तर आधुनिकता की विशेषताएं हैं, तीसरा है इसमें ऐतिहासिकता का अभाव है, और फोर्थ है उत्तर आधुनिक समाज में प्रजनन प्रौद्योगिकी का प्रभुत्व है। तो अगर आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे तो देखिए, पोस्ट मॉडर्निज्म कैरेक्टराइज्ड बाय वेनिंग ऑफ इमोशन, ये बात फ्रेडरिक जेमेसन करते हैं। देयर इज अ लॉस ऑफ हिस्टोरिसिटी, ये भी करते हैं। डोमिनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये भी बात ये करते हैं। लेकिन जो पहला ऑप्शन है कैरेक्टराइज्ड बाय डेप्थ एंड डीप अंडरलाइंग मीनिंग, तो ये वाला इन्होंने नहीं कहा था। पहला ऑप्शन ये इनसे संबंधित नहीं है। फ्रेडरिक जेमेसन को अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो जो ग्रीन वाली बुक मैंने सजेस्ट करी है आपको, दोषी जैन की, यहाँ पर मैं लिंक दे रही हूँ उसका, आप चाहें तो उसको परचेस कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है और उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत अच्छी हो जाएगी थिंकर्स को लेकर के। अगला प्रश्न देखेंगे, डेरिडा के उत्तर संरचनावादी विचारों को निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रस्तावित किया गया है? संरचनाकरण का सिद्धांत, विखंडन का सिद्धांत, शक्ति संबंध का सिद्धांत या फिर स्वैच्छिकवाद का सिद्धांत? तो डेरिडा का जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट आइडिया है, यहाँ पर आंसर की में इन्होंने स्ट्रक्चरेशन दिया है, लेकिन स्ट्रक्चरेशन से गिडिंग्स जुड़े हुए हैं। यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए डिकॉन्स्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू मी। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए। अगला प्रश्न है, शोध का कौन सा उपागम मनोवृत्ति, मत एवं व्यवहार के व्यक्तिपरक मूल्यांकन से संबंधित है? गुणात्मक उपागम, परिमाणात्मक उपागम, अनुमानिक उपागम या फिर प्रयोगात्मक उपागम? तो इसमें से रिसर्च का कौन सा अप्रोच है जिसमें हम क्या करते हैं? सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ एटीट्यूड, ओपिनियन एंड बिहेवियर। एटीट्यूड की बात हो रही है, ओपिनियन की बात हो रही है और बिहेवियर की बात हो रही है। तो जहाँ भी मनोवृत्ति आ गया यानी क्वालिटी की बात हो रही है, व्यवहार की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? गुणात्मक, क्वालिटेटिव। अगर संख्या की बात होती तो अगर हम जैसे किसी की आय का आकलन करना है, आयु का आकलन करना है, तो संख्या की बात हो गई तो परिमाणात्मक। लेकिन अगर हमें किसी की फीलिंग्स, इमोशन, बिहेवियर का करना है तो वहाँ पर गुणात्मक हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, वह शोध जिसका उद्देश्य किसी तत्कालिक समस्या का समाधान ढूंढना है, इसको हम क्या कहते हैं? मूलभूत अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान, वर्णनात्मक अनुसंधान या फिर अवधारणात्मक अनुसंधान। तो इसको मैंने पहले भी बताया है कि एक ऐसी रिसर्च, देखिए रिसर्च के मेन टू टाइप हैं। एक होती है मूलभूत, यानी इसको बोलेंगे फंडामेंटल, और दूसरी को बोलते हैं अप्लाइड। तो मूलभूत और अप्लाइड में अंतर ये हो जाता है कि एक ऐसी रिसर्च जिसका उद्देश्य तत्कालिक समस्या का समाधान ढूंढना होगा, यानी समस्या समाधान है, तो उसको हम कहते हैं व्यवहारिक। और जिसका उद्देश्य ज्ञान प्राप्ति है, ज्ञान प्राप्ति, तो उसको हम कहेंगे फंडामेंटल या फिर मूलभूत। तो ज्ञान प्राप्ति यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? तत्कालिक समस्या का समाधान। तो क्या हो जाएगा? व्यवहारिक अनुसंधान यहाँ पर हम कहेंगे। और किसी समस्या का सिर्फ वर्णन करना है तो क्या हो जाएगा फिर? वर्णनात्मक अनुसंधान। और अवधारणात्मक में क्या हो जाएगा कि हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर आपका अप्लाइड रिसर्च, यानी हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे फोकस कर रहे हैं। तो जो भी हमने तथ्य संकलन किया उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो अप्लाइड रिसर्च हो जाएगी। अगला प्रश्न है, आनुभाविक दृष्टि से सत्यापित तथ्यों के संग्रह के द्वारा ज्ञान की रचना को हम क्या कहते हैं? दार्शनिक, परिकल्पित, वैज्ञानिक या फिर भाव सूचक। देखिए एक टिप ये है कि जब भी आप रिसर्च के क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उनका इंग्लिश मीनिंग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हिंदी में टर्म्स कई बार समझने में दिक्कत होती है। तो इंग्लिश मीनिंग देखिए, बिल्डिंग ऑफ नॉलेज थ्रू कलेक्शन ऑफ एम्पिरिकल वेरिएबल फैक्ट इज कॉल्ड। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? एक तो एम्पिरिकल वेरिएबल फैक्ट की बात हो रही है, और कलेक्शन हम कर रहे हैं आनुभाविक तथ्यों का कर रहे हैं। तो फिलोसफिकल तो नहीं होगा, क्योंकि आनुभाविक अध्ययन की बात हो रही है। और यहाँ पर स्पेकुलेटिव भी नहीं होगा, आइडियोग्राफिक भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक की बात हो रही है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? आनुभाविक तथ्यों का, यानी कि हम अवलोकन कर रहे हैं, निरीक्षण परीक्षण कर रहे हैं, फिर जो हमें तथ्य मिले, जो भी हमने संग्रह करे, उसके द्वारा हम कोई थियरी बना रहे हैं। तो ये कैसा अनुसंधान है? वैज्ञानिक अनुसंधान है, क्योंकि ये जो विधि है ये वैज्ञानिक विधि कहलाती है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवधारणा को इस प्रश्न से संबोधित किया गया है? क्या हम वास्तव में वही माप रहे हैं जो हम मापना चाहते हैं? तो इसको हम क्या कहेंगे? जब बोला जाता है कि क्या हम वही माप रहे हैं जो हम मापना चाहते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? वस्तुपरकता, विषयपरकता, वैधता या फिर अंतर विषयकता। इंग्लिश में आप क्वेश्चन को देख लीजिए, आर वी रियली मेजरिंग व्हाट वी वांट टू मेजर। तो जब भी ऐसी बात हो रही है कि आर वी रियली मेजरिंग व्हाट वी वांट टू मेजर, मतलब हम इसको क्या दे रहे हैं? वैलिडिटी दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम वास्तव में वही माप रहे हैं जो मापना चाहते हैं, मतलब हम वैधता की बात कर रहे हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वस्तुपरकता और विषयपरकता क्या है? तो ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हुआ कि जो अनुसंधान करता है वो अपने मनोभाव, अपना कोई भी उसमें नहीं डाल रहा है, कोई पूर्वाग्रह नहीं रख रहा है, उसको एज ए वस्तु के तौर पर ट्रीट कर रहा है। और विषयपरकता मतलब अनुसंधानकर्ता के मनोभाव, अनुसंधानकर्ता के पूर्वाग्रह या उसके सांस्कृतिक मूल्य अध्ययन को प्रभावित कर रहे हैं। और वैधता का मतलब तो अभी आपने जाना कि क्या हम वास्तव में वही माप रहे हैं जो हम मापना चाहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अवलोकन जब पर्यवेक्षक के मूल्यों, धारणाओं एवं प्राथमिकताओं से अप्रभावित होता है तो क्या कहलाता है? वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिपरकता, व्यवस्थितीकरण या फिर परिशुद्धता। तो इसको हम क्या कहेंगे? जब अवलोकन जो है अनअफेक्टेड बाय द ऑब्जर्वर्स वैल्यूज, बिलीव्स एंड प्रेफरेंस, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो अनअफेक्टेड है किसके वैल्यूज से? पर्यवेक्षक के, यानी अनुसंधानकर्ता के मूल्य, धारणाएं और प्राथमिकताएं अध्ययन को प्रभावित नहीं कर रही हैं, वो उसको एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है। जो अध्ययन की वस्तु है उसको एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि वस्तुनिष्ठता। अब यहाँ पर अगर इसके उल्टा होता कि प्रभावित कर रहे हैं तो क्या हो जाता? व्यक्तिपरकता हो जाता। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वस्तुनिष्ठता। अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिक अनुसंधान के विभिन्न चरणों का सही क्रम चुनें जैसा कि केनेथ डी बेली ने वर्णन किया है। तो इसमें से क्या क्या है? शोध, अभिकल्प का निर्माण, परिकल्पना का कथन, शोध समस्या का चयन,
तथ्य संग्रहण एवं परिणामों का विश्लेषण। तो आपको सीक्वेंस में लगाना है। तो केनेथ डी बेली ने सबसे पहले बताया था कि हम क्या करेंगे, शोध समस्या का चयन करेंगे, यानी कि हमारा आ गया सी। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, परिकल्पना का कथन यानी हाइपोथेसिस बनाएंगे, तो अब हमारा आ गया बी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, शोध डिज़ाइन अभिकल्प का निर्माण करेंगे, तो ए आ गया। और फिर लास्ट में हम तथ्य संकलन करेंगे और परिणामों का विश्लेषण करेंगे, तो यहाँ पर डी आ गया। तो सी बी ए डी, तो सी बी ए डी आपका फोर्थ ऑप्शन में करेक्ट आ रहा है, तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से वर्णनात्मक अध्ययन का उदाहरण कौन सा है? विचारधाराई बहसों पर अनुसंधान, सिद्धांत पर आलोचनात्मक अनुसंधान, भारत की जनगणना, अवधारणात्मक विविधता पर अनुसंधान। तो यहाँ पर बात हो रही डिस्क्रिप्टिव स्टडी की। तो डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम्पल एक बहुत अच्छा उदाहरण है आपका सेंसस, जो हमारे यहाँ पे भारत की जनगणना होती है। ये वर्णनात्मक अनुसंधान का बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें हम सीधा सीधा जो जैसा है उसका सिर्फ वर्णन करते हैं। तो भारत की जनगणना वर्णनात्मक अनुसंधान का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं है? वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं है, ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न इस वजह से भी गलत हो जाता है कि हम उसमें शब्द लिखा होता है नॉट और वो पढ़ना भूल जाते हैं। तो क्वेश्चन को 2 बार जरूर पढ़िएगा। वैज्ञानिक शोध की विशेषता नहीं है पूछ रहा है, तो सत्यापन योग्य साक्ष्य होंगे, बिल्कुल सही है। शुद्धता होनी चाहिए और व्यवस्थितीकरण ये होना चाहिए। लेकिन व्यक्तिपरक व्याख्या यानी कि यहाँ पर सब्जेक्टिविटी, जो अध्ययन करता है उसके मूल्य, उसकी धारणाएं अगर शामिल हो गई तो वो वैज्ञानिक शोध नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्टिविटी जो है ये नहीं होनी चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन व्यक्तिपरक व्याख्या नहीं है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत में पुरुषों एवं स्त्रियों में सन 1989 और 1999 में एड्स की व्यापकता को जानने के लिए किया जाने वाला अध्ययन किस अनुसंधान का उदाहरण है? तुलनात्मक, ऐतिहासिक या फिर अनुदैर्ध्यात्मक या फिर प्रयोगात्मक? तो ये 3 ईयर में मान लीजिए 10-10 साल के गैप पे किया गया अध्ययन एड्स के संबंधित उसको जानने के लिए महिलाओं और पुरुषों में। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो देखिए, अनुसंधान के 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रकार लॉन्गिट्यूडल और क्रॉस सेक्शनल। एक होता है क्रॉस सेक्शनल। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी वो होती है जहाँ पर हम एक ही समय में अध्ययन खत्म करते हैं। मतलब अगर यहाँ पे सिर्फ 1 ईयर दिया होता और एक ही बार में जा कर के तथ्य संकलन करके अध्ययन कर लेते तो उसको हम क्रॉस सेक्शनल बोलते। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि 3 ईयर दे दिए गए, यानी कि लॉन्गिट्यूडल, लंबे समय तक अध्ययन चला है। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडल हिंदी में कहेंगे अनुदैर्ध्य अनुसंधान। थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऐतिहासिक इसलिए नहीं होगा क्योंकि 3 ईयर में किया गया है, तो ऐतिहासिक में आप कह सकते हैं, लेकिन 3 ईयर दे दिए गए तो सीधा सीधा आप लॉन्गिट्यूडल अनुसंधान पे जाएंगे। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये प्रश्न आपके आने वाले परीक्षा में बहुत ही हेल्प कर रहे होंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए, अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।